नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। शाम को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक टेलीविजन चैनल के प्रोग्राम में थे और वहां उन्होंने ये कहकर के सनसनी फैलाने की कोशिश की कि देश के इतिहास में पहली बार केंद्र सरकार ने किसी राज्य सरकार का बजट पेश होने से रोक दिया है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा है। पहली बार भारत के इतिहास में हुआ है, कल सवेरे दिल्ली सरकार का बजट आना है असेंबली के अंदर। केंद्र सरकार ने हमारे बजट पे आज शाम को रोक लगा दी है। कल सुबह बजट नहीं आएगा दिल्ली सरकार का। दिल्ली सरकार के एम्प्लॉयज को कल से तनख्वाह नहीं मिलने वाली, डॉक्टर्स को तनख्वाह नहीं मिलने वाली, टीचर्स को तनख्वाह। ये चल क्या रहा है? गुंडागर्दी चल रही है सीधी सीधी यार। आपने सुना, कल से दिल्ली के डॉक्टर्स को वेतन नहीं मिलेगा और एम्प्लॉयज को वेतन मिलना बंद हो जाएगा। ये चल क्या रहा है? ये तो गुंडागर्दी है सीधे सीधे। यानी केंद्र सरकार को वो गुंडा बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कल से दिल्ली सरकार के तहत जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको वेतन नहीं मिलेगा। ये आईआईटी के पढ़े लिखे हैं, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सहायक आयुक्त के पद पर रहे हैं, यानी सरकारी नौकर रहे हैं। और इनको इतनी तो तमीज होनी चाहिए कि किसी भी सरकार का जो बजट पेश होता है वो नेक्स्ट ईयर के लिए होता है और उसका जो फंड है वो 1 अप्रैल से लागू होता है। तो ये अरविंद केजरीवाल कौन सा ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारा कुछ समझने के लिए। और क्या केंद्र सरकार ने वाकई रोक लगा दी है बजट पर या मामला कुछ और है? क्योंकि सूचना ये मिल रही है कि होम मिनिस्ट्री ने इनसे कुछ क्लियरिफिकेशन मांगे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपने जितना बजट रखा है उससे कहीं ज्यादा बजट तो आपने एडवर्टाइजमेंट के लिए रख दिया है। तो जुड़ते हैं सीधे विजय सरदाना साहब से और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। विजय जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओशियन नेटवर्क में। नमस्कार सर। विजय जी, जो कुछ अभी आपने सुना अरविंद केजरीवाल के मुखारविंद से, तो क्या ये सही कारण नहीं बता सकते थे वहां पब्लिक जो बैठी थी या जो प्रसारण हो रहा था देश भर में उस टेलीविजन चैनल का? इन्होंने गलत बयानी क्यों की कि एक दिन पहले केंद्र सरकार ने हमारे बजट पर रोक लगा दी है? ओंकार जी, सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जी बहुत स्वागत। देखिए, कुछ लोगों की आदत होती है कि हर चीज में एक सेंसेशन क्रिएट किया जाए और उस सेंसेशन के पीछे, जिसको कहते हैं स्मोक स्क्रीन, क्रिएट की जाए ताकि लोगों को सच्चाई का सामना या सच्चाई ना पता लग पाए। सर, क्या होगा अगर कल एलजी ऑफिस एक रिटन स्टेटमेंट जारी कर दें कि इस तारीख को हमारे पास प्रपोजल आए, हमने ये इनसे सवालों के जवाब मांगे, ये इन्होंने बजट एलोकेशन किया, हमने इस चीज के इनसे हिसाब मांगा, इन्होंने आज तक नहीं दिया, इसलिए क्योंकि इनका जवाब नहीं आया इसलिए हमने बजट पे स्टे लगा दिया टाइम बिंग। तब इनकी क्या इज्जत रहेगी सर? कहने का मतलब ये है कि बजट जो होता है सर, वो डिपेंड करता है कि आपका रेवेन्यू कितना आया है। जनता के पैसे से, जो टैक्स पेयर का पैसा है, उसको आप कैसे खर्चने वाले हैं, ये जनता का पैसा है। तो ये जवाबदेही तो जनता की तरफ से, चेक्स एंड बैलेंसेस तो हर जगह बनाए जाते हैं। और यही कारण है कि जो दिल्ली सरकार का कानून है उसमें यह साफ लिखा गया है कि अगर इस तरह का कोई भी प्रपोजल है वो एलजी साहब के पास जाएगा, उस पे डिपार्टमेंट कंसर्न चर्चा करेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जाएगा, एलजी के पास जाएगा, एलजी उन प्रावधानों को देखेंगे। अगर राज्य सरकारें उसका सही जवाब दे देती हैं, खासकर दिल्ली की सरकार,
क्योंकि ये हाइब्रिड मॉडल की सरकार है। तो यहां पे अगर एलजी के सवालों का जवाब अगर राज्य सरकार दे देती है तो एलजी उस पे साइन कर देंगे, आप प्रेजेंटेशन अपना बजट का कर सकते थे। अगर कहीं पे मतभेद हैं, जहां पे राज्य सरकार मींस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और एलजी में मतभेद हैं, तो ये फिर फाइल राष्ट्रपति महोदय को रेफर की जाएगी थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट, उनकी ओपिनियन के लिए, और फिर जो निर्णय होगा वो बाध्य होगा। अब ये पूरी प्रक्रिया है बजट बनाने की। पहला सवाल ये है कि क्या दिल्ली सरकार की तरफ से जो बजट प्रपोजल्स बनाए गए, क्या उनका पूरा जो एज पर ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स हैं उस हिसाब से उसको किया गया? अगर किया गया, एलजी साहब की परमिशन ली गई या नहीं ली गई? और अगर उनके सवालों के जवाब दे दिए गए तो फिर किस आधार पे केंद्र सरकार ने रोका? उन्होंने कोई ना कोई तो जस्टिफिकेशन या रीजन दिया होगा। और अगर ये रीजन नहीं बता रहे हैं और सिर्फ ये कह रहे हैं कि मतलब कि रोक लगा दी है और गुंडागर्दी चल रही है, तो इस असभ्य भाषा की जरूरत नहीं है, क्योंकि पैसा ना तो सीएम साहब का है ना एलजी साहब का है। पैसा देश की जनता का है, टैक्स पेयर का पैसा है। और जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो एलजी हो, चाहे केंद्र सरकार हो या राष्ट्रपति महोदय हो, ये सब संविधान के हिसाब से जनता के हित को ध्यान में रखने के लिए बनाए गए। तभी तो हम बोलते हैं वी द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। जनता द्वारा संविधान बनाया गया है जनता के हितों की रक्षा के लिए। ये सीएम साहब के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बनाया गया है। तो ये अगर फंडामेंटल चीजें भी अगर केजरीवाल साहब जनता के सामने रख देते तो मुझे लगता है कि ये जो सेंसेशन क्रिएट करने की जरूरत थी, इसकी जरूरत नहीं थी। जनता आपकी बात को वैसे भी समझ जाती कि देखिए ये हमसे सवाल पूछे गए थे, ये हमने जवाब दे दिए, हम वेट कर रहे हैं, आज तक फाइल शाम तक साइन नहीं हुई है, जैसे ही साइन होगी हम बजट प्रपोज कर देंगे। लेकिन ये कहना कि गुंडागर्दी चल रही है और अगर आपने टाइम पे अगर जवाब नहीं दिया या सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दिया, और अगर सरकार को लगता है कि ये वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है, दिल्ली सरकार मान लीजिए आज चुनाव का माहौल है और आप कहेंगे कि हम जाके दूसरे राज्यों में एडवर्टाइजमेंट करेंगे, और एलजी साहब को ये अधिकार है कि वो कंसर्न सेक्रेटरी से सारे पेपर मंगवाएं। ये कानून में अधिकार है एलजी का कि मान लीजिए इन्होंने कहा होगा कि हम 1000-2000 करोड़ रुपए बजट का एडवर्टाइजमेंट में लगाएंगे, तो सेक्रेटरी साहब को ये पूछा जा सकता है कि आप ये कैलकुलेशन कैसे किया, कितनी जगह ऐड देंगे, कैसे आपने हिसाब किताब किया, कहां कहां आप ऐड करेंगे? क्योंकि दिल्ली की जनता है, अगर आपको हर चौराहे पे भी होर्डिंग लगाने हैं और 12 महीने लगाने हैं तो आप लगाइए ना, इतना खर्चा क्यों करना है आपको? तो कहने का मतलब यह है कि कोई ना कोई तो ऐसा टेक्निकल और फाइनेंशियल रीजन होगा जिसका जवाब केजरीवाल सरकार ने नहीं दिया होगा, और उस जब जवाब नहीं दिया है तो केंद्र सरकार ने कहा होगा हम अप्रूवल नहीं देते हैं, वी आर वेटिंग फॉर रिप्लाई, और जिस दिन आप जवाब दे देंगे हम परमिशन दे देंगे। तो अब ये देखना है कि केजरीवाल साहब कानून के हिसाब से जवाब देते हैं या नहीं देते, या कानून तोड़ने के लिए ये चाहें कि पूरा सिस्टम इनका साथ दे। तो अब ये तो कल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जब बात आएगी कि बजट क्यों नहीं पेश हुआ और ये बार बार एलजी पे जब आक्षेप लगाएंगे, तो हो सकता है कि एलजी ऑफिस की तरफ से एक स्टेटमेंट आ जाए कि ये कारण थे इसलिए हमने इनको ऑथराइजेशन नहीं दिया। हो सकता है कल स्थिति और क्लियर हो जाए। मैं अपने दर्शकों को वो हेडलाइन दिखा देता हूं जो आज तक की साइट पर पड़ी हुई है। केजरीवाल सरकार के कल पेश होने वाले बजट पर फंसा पेंच, होम मिनिस्ट्री ने पूछा विज्ञापन पर ज्यादा खर्च क्यों? विजय जी, जो मैंने इंट्रो में भी कहा था, अपने दर्शकों को जानकारी दी थी, विज्ञापन को लेकर के पहले भी केजरीवाल सरकार सवालों के घेरे में आ चुकी है, उसकी इंक्वायरी हुई है।
160 या 63 करोड़ रुपया इनको वापस जमा करने के लिए भी निर्देश हो चुके हैं, नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। वो मामला बहुत गंभीर रहा है। ये एलिगेशन इन पर लगाए गए थे कि आपने सरकारी विज्ञापनों की आड़ में अपना यानी पार्टी का प्रचार करने की कोशिश की। दिल्ली के बाहर भी यानी पूरे देश में आप टेलीविजन चैनलों पर दिल्ली के विज्ञापन प्रसारित करते हैं। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए विजय जी कि ये मीडिया हाउसेस को थोक में पैसे जारी करके उनसे रिटर्न भी लेते हैं। रिटर्न इस मायने में कि इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हो, इनका कोई सम्मेलन हो रहा हो, उसका आबाद गति से प्रसारण किया जाए। यानी विज्ञापन तो आप ले लीजिए, लेकिन हमारे हर कार्यक्रम को आपको एज इट इज प्रसारित करना पड़ेगा निर्बाध गति से। देश में कोई दूसरा चीफ मिनिस्टर ऐसा नहीं है जिसको मीडिया हाउसेस में इतना फुटेज मिलता हो जितना अरविंद केजरीवाल को मिलता है। नहीं, ये बात तो सही है ना सर। देखिए, जब केजरीवाल साहब जब 2012 से लेकर 2022 10 साल में अगर आप ये पूछें कि कितना बजट एडवर्टाइजमेंट का दिल्ली सरकार का बढ़ गया है, तो वाजिब है सर। दिल्ली की अगर देखें, ज्योग्राफी तो नहीं बढ़ी, तो ऐसा तो नहीं है कि दिल्ली में का विस्तार हो गया हो तो आपको ज्यादा होर्डिंग लगाने पड़ेंगे, ऐसा तो हुआ नहीं। ऐसा भी नहीं हुआ कि दिल्ली के अंदर कोई नए एडिशनल टीवी चैनल आ गए जिनको आपको फीड करना है। ऐसा भी नहीं हुआ कि कोई ऐसी चीज आ गई हो जो बहुत एक्सपेंसिव हो और आपने कुछ और किया, उस पर एक्स्ट्रा लगा हो। हकीकत यह है कि 2012 से लेकर 2022 तक दिल्ली सरकार का जो एडवर्टाइजिंग बजट है वो 4273% बढ़ गया है। इसका मतलब 4 गुना करीब, अगर आप इसको दूसरे ढंग से भी देखते हैं तो 4 गुना बढ़ गया है। इसका मतलब यह है कि आपने जो एक्सपेंडिचर जो आपका डेवलपमेंट पे होना चाहिए था वो आपने पब्लिसिटी पे लगाया। अब 4 गुना अगर आप बजट बढ़ा रहे हैं, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आज इनका बजट करीब 450 करोड़ के आसपास है 22 में, तो जब आपका बजट करीब 500 करोड़ के आसपास है, तो अगर सर हिंदुस्तान के अंदर मान लीजिए कि 20 बड़े चैनल हैं और आपने ये फैसला कर लिया कि मुझे हर चैनल को 1 करोड़ रुपए महीना देना है, तो सर कितने चैनल्स को आप मोबिलाइज कर पाएंगे? तो कहने का मतलब है, और 1 करोड़ का रेवेन्यू किसी भी चैनल के लिए बुरा तो नहीं है। तो जब आप इस तरह की रणनीति खेलते हैं कि मैं पूरे मीडिया हाउस जो हिंदुस्तान के टॉप मीडिया हाउसेस हैं, मैं उनको 1 करोड़ रुपए महीना दूंगा, मान लीजिए ये मेरी रणनीति है, तो सर मैं साल में 40 मीडिया हाउस को खरीद सकता हूं टेक्निकली। तो टॉप जो 40 हैं, मान लीजिए आप दिल्ली में इतने चैनल तो है नहीं, अगर आप आज जाके स्कैन करेंगे तो क्या आपको 40 न्यूज चैनल मिलते हैं? नहीं मिलते। इसका मतलब यह है कि आप जिस राज्य में चुनाव हो वहां के सारे न्यूज चैनल्स या टीवी चैनल्स जहां पे एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, और सेंट्रल के मतलब कि नेशनल चैनल्स, आप उनको आराम से फंडिंग कर सकते हैं ताकि वो आप जैसा चाहे वैसा काम करें। वो कहा जाता है ना, हिज मास्टर्स वॉइस। तो भाई जो कहा जाएगा हम बोलेंगे, जो कहा जाएगा मुंह बंद रखो हम मुंह बंद रखेंगे। तो ये जो रणनीति है, यही केजरीवाल साहब के ऊपर इश्यू बन रहा है। और शायद यही कहा गया होगा कि भाई आपका जो टोटल बजट है 400-500 करोड़, इस बार कितना है पता नहीं, वो तो अब सामने आएगा, कि 500 करोड़ रुपए आपको किस लिए चाहिए। मसलन हर हफ्ते आपको 8 से 10 करोड़ रुपए, रोज आपको 1 करोड़ से ऊपर टैक्स पेयर का पैसा सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में क्यों लगाना है? ये सवाल है। तो कहने का मतलब ये है कि इसीलिए हो सकता है कि टेक्निकल ऑब्जेक्शंस हो और केंद्र सरकार ने या एलजी ने
कंसर्न सेक्रेटरी से डिटेल मांगी हो कि आप हमें बताइए कि ये खर्चा आपने जो किया इसका कैलकुलेशन क्या है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे आप इसको खर्चेंगे, कौन सी स्कीम आप करेंगे, और जो चीज एंटाइटल्ड है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एंटाइटलमेंट है, जहां अवेयरनेस की जरूरत है, आप जरूर करिए। लेकिन जहां एंटाइटलमेंट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कि आपके अंदर आपने कोई मोहल्ला क्लिनिक शुरू किया नया, अब उसको तमिलनाडु में बताने की क्या जरूरत है? वहां के लोग तो आके, तमिलनाडु के लोग तो यहाँ के इलाज कराएंगे नहीं। और मान लीजिए ईस्ट दिल्ली में आपने मोहल्ला क्लिनिक खोली है, तो उसका पूरी दिल्ली में प्रचार की क्या जरूरत है? आप ईस्ट दिल्ली में करिए, क्योंकि पैसा तो जनता का है ना। तो केजरीवाल साहब को शायद ये अभी तक बात समझ में नहीं आई है कि ये जो पैसा है ये जनता का पैसा है, इसका मिसयूज रोकना, इसीलिए तो सिस्टम बनाए जाते हैं। नहीं तो हर मंत्री, हर मुख्यमंत्री जनता के पैसे को फ्री का पैसा ट्रीट करके अगर मिसयूज करेगा तो नुकसान तो समाज और देश का ही होना। तो मुझे लगता है इन पे जब सवाल खड़े किए गए होंगे तो इसलिए ये बौखला रहे। पर पिछले दिनों विधानसभा में खड़े होकर के ये चिल्ला रहे थे कि हम दिल्ली के मालिक हैं और ये एलजी को हमारे सिर पर ला करके बैठा दिया गया। ये एलजी कौन होता है? हमसे फाइलें मंगाने वाला, हमसे सवाल पूछने वाला, हम पे इंक्वायरी बैठाने वाला सीबीआई की। सर सवाल बहुत सिंपल है, एलजी कोई नहीं होता अगर कानून में लिखा हुआ नहीं होता। तो देश की पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया, राष्ट्रपति महोदय ने उसको हस्ताक्षर किए, आपका जुरिडिक्शन नहीं है। कानून खराब है या सही, ये आपका अधिकार नहीं है। कल को तो आप बोलेंगे कि साहब मैं लेफ्ट साइड गाड़ी नहीं चलाऊंगा, मैं तो राइट साइड गाड़ी चलाऊंगा। आप कौन होते हैं मुझे बताने वाले लेफ्ट साइड गाड़ी चलाओ? मेरी गाड़ी है, मैं चला रहा हूं, पेट्रोल मेरा, आप कौन होते हैं बताने वाले गाड़ी कैसे चलेगी? तो क्या इस तरह से देश चलेगा? क्या आप जब सत्ता में आए थे तो आपको नहीं पता था कि इस देश में कानून है? कहने का मतलब यह है कि सर इस बात का कोई लॉजिक नहीं है। एक पढ़े लिखे, समझदार, जागरूक नागरिक को भी पता है कि कानून से देश चलता है, मनमर्जी से देश नहीं चलता। और हाँ, ये बात अलग है कि केजरीवाल साहब को अगर लगता है कि कानून में कोई खामियां हैं या उसमें इंटरप्रिटेशन का प्रॉब्लम है, तो आप कोर्ट जाइए कि साहब हमारे हिसाब से तो एलजी को कोई अधिकार नहीं है पूछने का। आप तो हर मुद्दे पे कोर्ट गए ना, बजट के मुद्दे पे भी कोर्ट चले जाते कि हमसे ये पूछा जा रहा है कि हम इतना खर्चा क्यों कर रहे हैं, हम इसको क्यों बताएं, तो कोर्ट में मुद्दा उठ जाता। हो सकता है वहां से कोई क्लैरिफिकेशन मिल जाता। तो कहने का मतलब यह है कि ये तथ्य में कोई दम नहीं है कि एलजी कौन होते हैं पूछने वाले। एक कानून है, कानून के हिसाब से कल को आप बोलेंगे सेक्रेटरी कौन होता है नोट बनाने वाला, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन होते हैं पूछने वाले। मैं चीफ मिनिस्टर हूं, मैंने ओके कर दिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की क्या जरूरत है? लेकिन वो आपको करना पड़ेगा क्योंकि प्रोसीजर वही है। लीकर क्राइम जो आपका घोटाला हुआ है, शराब घोटाले में हुआ क्या? आपने वही कानूनों का उल्लंघन किया जिसके कारण मनीष सिसोदिया सब फंस गए। आपने डॉक्यूमेंट बनाए नहीं, आपने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलाई नहीं, आपने बगैर एजेंडा तय किए आपने सीधी रिपोर्ट दे दी बगैर मीटिंग हुए, और आपने कहा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिपोर्ट है, आप इसको लागू करिए। तो आप सब फंस गए कि मीटिंग की तारीख बता दो, वेन्यू बता दो, कौन कौन था, मिनट्स बता दो, कुछ नहीं है। तो इससे क्या पता लगेगा? इसीलिए तो जेल में है। तो केजरीवाल साहब को भी ये समझना चाहिए कि ये देश कानून से चलता है। जनता ने आपको चुन के भेजा है, आपको मालिक नहीं बनाया है। और जब तक आप अच्छा काम करेंगे जनता आपके साथ है। जिस दिन जनता आपसे दुखी हो जाएगी आपको हटा देगी, जैसे आपके पहले जो मुख्यमंत्री थे उनको हटाया। तो ये परमानेंट चेयर नहीं है, ये म्यूजिकल चेयर है। जब तक आपकी बात जनता को समझ में आएगी जनता आपका साथ देगी। जिस दिन जनता आपको समझ में नहीं आएगी आपकी बातों का, जनता कहेगी थैंक यू वेरी मच, हम किसी नए को मौका देंगे। उसमें दिक्कत क्या है? आप मालिक नहीं है, बस ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। विजय जी, जब से ये आए हैं, जब से दिल्ली की कमान इन्होंने संभाली है, तब से केंद्र के साथ लगातार टकराव की भूमिका में हैं। क्या इन्हें पता नहीं था, इनकी पार्टी को पता नहीं था कि दिल्ली जो है वो केंद्र के अधीन काम करने वाला राज्य है, यहाँ एलजी ही बॉस है
ये तो कोर्ट भी कह चुका है, समझा चुका है। इसके बावजूद ये इस तरह की भाषा का प्रयोग क्यों करते हैं? क्या केंद्र पर दबाव बनाना चाहते हैं, एलजी पर दबाव बनाना चाहते हैं कि हम जैसे चाहें, जैसे मनमर्जी हम नियमों को, दूसरी चीज़ों को तोड़ें-मरोड़ें, अपने हिसाब से खर्च करें, गवर्नमेंट चलाएँ, हमें आप करने दो? देखिए, बौखलाहट का कारण ये है कि केजरीवाल साहब ने जो प्रपोजल भेजा होगा, जो मेरा असेसमेंट है, फैक्ट मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मुझे लगता है कि तकरार कहाँ शुरू हुई। इन्होंने अपनी तरफ से एक प्रपोजल बनाया और एलजी साहब को भेजा। एलजी साहब ने इनसे कुछ सवाल पूछे होंगे, क्योंकि ये कार्रवाई आज तो शुरू हुई नहीं होगी कि सुबह पेपर भेजा और शाम को एलजी ने कहा कल का बजट है जी, हम आपको परमिशन नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ होगा। ये कम से कम 2-3 हफ्ते पहले कार्रवाई शुरू हो गई होगी सरकार और एलजी के बीच में। 10-15 दिन, क्योंकि देखिए बजट प्रपोजल्स हैं, टैक्स प्रपोजल्स होते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी भी रखी जाती है, हर चीज पब्लिक में नहीं आती है। तो जहां तक बात है कि आपने प्रपोजल भेजा होगा एलजी ऑफिस में, एलजी ने उसमें कुछ सवाल पूछे होंगे, क्योंकि उनका अधिकार है एज पर कानून। कंसर्न सेक्रेटरी से उन्होंने कहा होगा ये कागज लेके आइए, बताइए, इसका जस्टिफाई करिए, ये जो कॉस्ट कर रहे हैं आप, इसका एक्सपेंडिचर कैसे करेंगे, कब करेंगे, कहाँ होगा, जो भी पूछा होगा। सेक्रेटरी साहब ने जाके कंसर्न मिनिस्टर को या सीएम साहब को कहा होगा कि ये सवाल पूछे गए, इनका जवाब देना है। हो सकता है कि केजरीवाल साहब ने कहा यार बैठ जाओ जाके आराम से, कोई जरूरत नहीं है जवाब देने की, बजट वाले दिन हम अनाउंस कर देंगे, जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि बजट तो रोक नहीं सकते, कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में आदमी ये भी बोल सकता है कि बजट तो रोक नहीं सकते, तो मैं तो बजट में अनाउंस कर दूंगा, फिर होगा जो देखी जाएगी। इनको शायद ये नहीं पता था कि मना हो जाएगा बजट के एक दिन पहले। और आज स्थिति ये हो गई है कि जो इन्होंने असेसमेंट किया होगा कि भाई आपने सवालों के जवाब नहीं दिए, इसलिए हम आपको परमिशन नहीं दे रहे हैं, या जवाब दे दिए गए, आप इसका प्रपोजल रिवाइज बना के भेजिए, इन्होंने रिवाइज प्रपोजल नहीं भेजा होगा, तो कहीं ना कहीं तो टेक्निकल हिंच होगा। ऐसे कोई भी सरकार डिसीजन ले नहीं सकती लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कि अचानक मनमर्जी से एलजी साहब कह दें कि कल ये काम नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं कोई टेक्निकल फ्लॉ होगा जिसके कारण केजरीवाल साहब को यह कहा होगा कि आपको बजट पर पेश करने की परमिशन नहीं है। क्योंकि कल को मान लीजिए ये पार्लियामेंट में अनाउंस या विधानसभा में अनाउंस कर भी देते, बजट पेश भी कर देते, तो फाइनल सिग्नेचर तो एलजी के होने हैं, और एलजी कहते हैं कि ये तो इररिलेवेंट डॉक्यूमेंट है, या ये तो रॉन्ग डॉक्यूमेंट है, या फेक डॉक्यूमेंट है, इसका कंसेंट नहीं लिया गया, मैं इसके ऊपर साइन नहीं करता। ये तो और ही एम्बेरेसिंग सिचुएशन हो जाती है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस था, और फिर उनको नया बजट बनाना पड़ता। तो एक बार में 2 बजट बनाना तो बहुत फजीयत वाली बात है। तो इसीलिए जो टोन और टेनर है केजरीवाल साहब की भाषा का कि क्या गुंडागर्दी चल रही है, ये इनकी बौखलाहट है, क्योंकि इन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि ये इनके साथ होगा, और ये भूल गए कि कानून से राज्य चलता है, आपकी मनमर्जी से नहीं चलता। अब मैं एक और सवाल पूछता हूं। अधिकांश राज्य सरकारों के बजट पेश भी हो गए, पारित भी हो गए। केंद्र का भी बजट पेश हो गया, पारित हो गया। दिल्ली सरकार ने इतना लेट ये बजट पेश क्यों किया है? और नंबर 2, क्या वाकई एक बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा अगर ये बजट पेश नहीं हुआ, पास नहीं हुआ? और क्या वाकई कल से दिल्ली के कर्मचारियों को वेतन मिलना बंद हो जाएगा? सर देखिए, पहली बात तो ये है कि दिल्ली सरकार ने अभी तक अपना बजट क्यों नहीं तैयार किया, क्योंकि इनके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो इस समय जेल में है। तो इसीलिए उन्होंने 1 हफ्ते की छुट्टी ली थी, परमिशन मांगी थी ईडी से कि हमें 1 हफ्ता दे दीजिए, हमें बजट तैयार करना है। तो इसका मतलब जब वो ईडी की हाजिरी में आए थे, वो बजट तैयार करके आए थे, क्योंकि उनको जाना था, पता था उनको कि भाई अब अंदर जाने का टाइम आ रहा है, और 1 हफ्ता बैठ के उन्होंने केजरीवाल साहब के साथ बजट तय कर दिया। बाकी प्रक्रिया चल रही थी, और इस पूरी बात को कम से कम 20 दिन हो गए।
तो जैसा मैंने कहा कि 3-4 हफ्ते पहले कम्युनिकेशन शुरू हो गया होगा। तो ये हमारे सामने स्थिति है। तो बजट डिले क्यों हुआ, ये इनके अपने इनएफिशिएंसीज कहें या इनकॉम्पिटेंसी कहें, जो भी कहें, ये इनका कारण। दूसरा, इन्होंने जवाब नहीं दिया, तो हो सकता है कि इनसे सवाल जवाब किए हों तो एलजी ने, फिर होम मिनिस्ट्री ने, राष्ट्रपति की तरफ से, तो इन्होंने जवाब नहीं दिया होगा तो डिले हुआ होगा। और रही बात कि अगर बजट पास नहीं होता तो क्या होगा, सर अभी टाइम है। हो सकता है कि अगर ये बजट पेश नहीं करते हैं तो एलजी साहब केंद्र सरकार की तरफ से वोट ऑन अकाउंट एक प्रोविजनल अप्रूवल फॉर कंसर्न डिपार्टमेंट के लिए इश्यू कर सकते हैं और बाद में उसका अनुमोदन विधानसभा से हो जाएगा, क्योंकि पिछले साल का तो बजट आपके पास है ही। उसी आधार पे एज ए कंटिजेंसी फंडिंग लेके स्टेट से या सेंट्रल के एक्सचेकर से, जिसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बोलते हैं, वहां से पैसा लेके लोगों को और जो एसेंशियल सर्विसेज है उनको जारी रखा जा सकता है। और फिर अल्टीमेटली काम तो सर ब्यूरोक्रेसी को करना है। केजरीवाल साहब अगर साइन नहीं भी करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, केजरीवाल साहब के साइन का तो कोई मतलब ही नहीं। कुल मिला के एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर ये साइन नहीं करते हैं तो एलजी साहब कह देंगे देखिए हमने 2 महीने की सैलरी का इंतजाम कर दिया था, हमने इनको बजट पेश करने को बोला, ये बजट पेश नहीं कर रहे हैं, बताइए हम क्या करें। और अगर ज्यादा क्राइसिस होगा और एक्सट्रीम पोजीशन में जाती है तो केंद्र सरकार के पास ये अधिकार है कि अगर किसी स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन होता है तो आप राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि ये उस डायरेक्शन में चले जाएं, थोड़ी सी समझदारी से काम ले। क्राइसिस नहीं है, ये इनकी अपनी गलतियों से ये डिले हुआ है, नहीं तो ये काम आसानी से हो सकता था, क्योंकि जो सवाल पूछे गए हैं उनका आपको जवाब देना है, जो मुश्किल नहीं, अगर नीयत साफ है तो। अगर नीयत खराब है और आप जवाब नहीं देना चाहते हैं तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। कहीं इनके उखड़ने की वजह ये भी तो नहीं है कि 2 मिनिस्टर ऑलरेडी अंदर जा चुके हैं और नई आबकारी नीति के मामले में अब ये भी चर्चा है कि ईडी इनको भी समन करने वाली है पूछताछ के लिए, क्योंकि जो अदालत में ईडी ने कागज दाखिल किए थे उसमें तो अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह का नाम भी आ गया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो शिकंजा कसा जा रहा है वो भी इस तरह उखड़ने की एक बड़ी वजह हो? निश्चित रूप से सर, देखिए ये दिन मुश्किल भरे हैं, मेंटल पीस बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज भी जो एक न्यूज आई है कि जो कविता जी का कोई पर्सनल स्टाफ था या उनके साथ जो भी एसोसिएटेड था, उसने ये इकबालिया बयान में कहा है कि शायद केजरीवाल साहब और कविता जी के बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग थी, तालमेल की, जहां तक बात है साउथ लॉबी वर्सेस लीकर पॉलिसी को लेके। और कविता जी से पूछताछ चल रही है। अगर उन्होंने इस बात को हाँ या ना में जो भी जवाब दिया तो ऑब्वियसली, अगर उन्होंने कहा हाँ मेरी केजरीवाल साहब से बात हुई थी, तो वो बुला के केजरीवाल साहब को पूछना फर्ज बन जाएगा कि ये जो कह रही है वो सही है या गलत है, या जो उनका पीएस बोल रहा है वो सही है या गलत है, क्योंकि इकबालिया बयान तो अब आ रहे हैं धीरे धीरे सामने। तो जब सामने बयान आएंगे तो आप ए वन साइडेड स्टोरी तो आप लेके चल नहीं सकते कि भाई एक एक्यूज ने बोला कि साहब मैं उसके साथ इन्वॉल्व था और आपने उसे क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं किया, तो बात बनती नहीं है। तो नेचुरल जस्टिस का प्रोसेस ये है कि आपको केजरीवाल साहब को बुलाना ही पड़ेगा। और केजरीवाल साहब अगर ये बोलते हैं कि नहीं मैं जानता ही नहीं कविता जी को, ये कौन है, तो इनके लिए फिर बड़ी राजनीतिक मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और अगर ये कहेंगे कि नहीं हाँ मैं जानता हूं और मेरी बात हुई थी, इसका मतलब क्राइम में आप भी शामिल हैं। तो ये दोनों तरफ से स्थितियां मुश्किल होती जा रही हैं धीरे धीरे, जिसे कहते हैं धीरे धीरे आग इनकी तरफ बढ़ रही है, इनको उसकी गर्मी का एहसास होने लग गया है। अब ये झुलसने की स्थिति में आ रहे हैं, जैसे जैसे दिन निकल रहे हैं, ये उसी की बौखलाहट है, जो इनकी भाषा है, जो इनकी बॉडी लैंग्वेज है। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपने विचार रखने के लिए और ओशियन नेटवर्क से जुड़ने के लिए। आखिर में मैं सभी दर्शकों से निवेदन जरूर करूंगा कि विजय सरदाना जी का एक
चैनल शुरू हो गया है। बहुत सारे दर्शकों ने उसको सब्सक्राइब कर भी लिया है, विजय सरदाना इनसाइट्स करके। तो सभी जाएं और उसे ज़रूर आप सब्सक्राइब करिए। मैं इसलिए भी रिकमेंड कर रहा हूं क्योंकि मैं खुद भी इनका चैनल देखने लगा हूं, इनकी सामग्री देखने लगा हूं, क्योंकि उस पर इस तरह के वीडियो आ रहे हैं जो आपको अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलते हैं। ऐसे विषयों पर वो वीडियो बना रहे हैं जो अछूते हैं और पब्लिक के बहुत फायदे के हैं। तो आप इनके चैनल पर जाइए, इनके वीडियो देखिए, और अगर आपको लगता है कि ये चैनल हमें सब्सक्राइब कर ही लेना चाहिए, तो आप ज़रूर करिए। विजय जी, बहुत-बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार सर, वंदे मातरम।